Namaste to all. Welcome students in online class of biology from CSDAV Public School Motihari. Students, reduced syllabus हम लोगों के लिए आ चुका है। आपके 10th क्लास में लाइफ प्रोसेसेस में दो चीज को हटा दिया गया, एक तो न्यूट्रिशन को, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। इसलिए हम लोगों के लिए अभी पहले रेस्पिरेशन हुआ, दूसरा टॉपिक होगा हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा एक्सक्रीशन। हम इन तीनों को बारी बारी पढ़ते हैं। इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले रेस्पिरेशन को जानते हैं। ये रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम इन्वायरमेंट विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म और सेल्स इज नोन एज रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ये क्या है? जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बात करते हैं, जिसमें O2 की इन्वायरमेंट से एंट्री होगी और CO2 का बाहर जाना होगा। ये CO2 बनता कहां से निकलता है? तो सेल्स में प्रोड्यूस होगा, तो ऑर्गेनिज्म इसको बाहर निकालते हैं। इस तरह हम लोग रेस्पिरेशन की बात को समझते हैं कि रेस्पिरेशन यूं तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें एक्सोथर्मिक भी ये होगा, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ये जो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है ये एब्जॉर्ब फूड का होता है और जिसके द्वारा एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी हमेशा एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। हम इसी चीज को आज पढ़ेंगे, यही रेस्पिरेशन है। कहीं कहीं रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक भी कहा गया है, लेकिन वो हायर क्लास में इसकी डिस्कशन होती है। अभी हम लोगों को कैटाबॉलिक ही जानना है। अब हमारा पहला टॉपिक होगा इसमें, सबसे पहले एटीपी को समझना। एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। जिस एनर्जी करेंसी का फुल फॉर्म हम ऐसे समझते हैं कि इसे हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एक एडिनिन बेस है, दूसरा उसके साथ मिलता है शुगर, उसके साथ मिलता है फास्फोरिक एसिड, और तीनों मिलके AMP बनाता है। जिस AMP को हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। इस AMP के साथ एक और फॉस्फेट जब मिलता है तो ये ADP बनाता है, जिस ADP को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं। फिर इस ADP के साथ एक और फॉस्फेट जब मिलता है तो ये ATP बनता है, और इसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। यहाँ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये दोनों क्या है? तो हाई एनर्जी कंपाउंड है। जिस हाई एनर्जी कंपाउंड में हम लोग कहते हैं कि आप इसे देखिए, कैसे कहेंगे हाई एनर्जी कंपाउंड? किसको कहेंगे हाई एनर्जी कंपाउंड? हाई एनर्जी कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसके ऑक्सीडेशन के बाद 6 किलो कैलोरी से ज्यादा एनर्जी निकलता है, तो उसको हम लोग हाई एनर्जी कंपाउंड कहते हैं। हाई एनर्जी बॉन्ड को दिखाने के लिए इस तरह का साइन यूज करते हैं, कहीं कहीं से लिपमैन साइन भी कहा जाता है। तो एडीपी के केस में हम देखते हैं केवल एक लिपमैन साइन है, और एटीपी के केस में हम देखते हैं 2 लिपमैन साइन है। लेकिन एएमपी के केस में एक भी वैसा साइन मैंने नहीं बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि एएमपी लो एनर्जी कंपाउंड है और एडीपी और एटीपी हाई एनर्जी कंपाउंड है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हमारा हुआ, अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात हम लोग करते हैं। रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक का मतलब क्या हुआ? एनएरोबिक का मतलब हुआ कि रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ O2। एरोबिक का मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2। अगर हम इसकी बात करते हैं दोनों को, तो दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं एनएरोबिक के केस में। एनएरोबिक में कुछ बैक्टीरिया होंगे, ईस्ट होगा, आरबीसी ऑफ ह्यूमन हो सकता है, उसके साथ साथ मस्कुलर सेल्स आते हैं। वैसे मस्कुलर सेल्स जो ज्यादा एक्सरसाइज किया हुआ होगा, या उसमें जब कोई हम कहें कि इसके साथ साथ इसमें क्रैम्प टाइप की चीज आ जाएगी, तब की बात हम लोग कहते हैं। वहीं एरोबिक रेस्पिरेशन
लोअर ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो भी होगा उसमें होगा, साथ साथ जो भी हायर ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी होगा सबको हम इसके अंदर रखते हैं। हम बारी बारी से इनको समझते हैं कि एनएरोबिक और एरोबिक के बीच में क्या फर्क है। एनएरोबिक को पहले समझते हैं। एनएरोबिक में क्या होता है? एनएरोबिक में जो प्रोसेसेस होगा उसमें क्या है? पहला, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन, तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं मसल ग्लाइकोलाइसिस। हम जिस ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं वो क्या होता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में। क्योंकि ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, इसमें कार्बन मॉलिक्यूल 6 होते हैं और पायरुविक एसिड में 3 है, तो ऐसे ऐसे एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा नाम उसके डिस्कवरर के नाम पर है, जिसे हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ईएमपी का मतलब क्या हुआ? इम्बडेन मेयरहॉफ पारनास पाथवे। जस्ट हम इसकी बात की स्टेप की बात करेंगे। अब इस पायरुविक एसिड का हम क्या कहते हैं कि फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन के लिए क्या होगा? इसका कन्वर्जन होगा इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ साथ 2 एटीपी एनर्जी के रूप में निकलेगा। हम यहाँ कहते हैं जैसे ये इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी 2 एटीपी के फॉर्म में ये रिलीज होता है। ये जो प्रोसेस है वो हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस का, वो कहाँ होता है? तो हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, जब फर्मेंटेशन की बारी आएगी तो ये होगा, ग्लाइकोलाइसिस की बारी आएगी तो ये होगा। ये हम ईस्ट के केस में देख रहे हैं इस प्रोसेस को। अब हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें मसल्स में देखेंगे। ऐसे मसल्स सिर्फ जहां की क्रैम्प हो गया होगा, जहां ओवर एक्सरसाइज है वो, तो ऐसे में ग्लूकोज का कन्वर्जन तो पायरुविक एसिड में होगा ही, फिर पायरुविक एसिड का कन्वर्जन यहाँ लैक्टिक एसिड में हो जाएगा और साथ साथ एनर्जी 2 एटीपी के रूप में निकलेगी। ये भी प्रोसेस हम लोग कहते हैं ये ग्लूकोज के केस में ऐसा ही होता है। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना तो हम ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, फिर पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना जो होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक नाम देते हैं, दैट इज मसल्स ग्लाइकोलाइसिस। देन इसके बाद की चीज हम लोग कहते हैं, दूसरा पार्ट है जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात जब भी कहेंगे, यानी O2 के प्रेजेंस में जो प्रोसेस होगा वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपको बताएं हम कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज, CO2, वाटर और में टूटेगा, साथ साथ 38 एटीपी एनर्जी देगा। हम इस पूरे प्रोसेस को ऐसे समझते हैं। पहला पार्ट है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस अभी हम बताया आपको कि ये साइटोप्लाज्म में होगा, और इस साइटोप्लाज्म में होने के दरमियान इसमें टोटल 4 एटीपी बनते हैं, जिसमें से 2 एटीपी इसके एक्टिवेशन में लॉस हो जाता है, तो केवल नेट गेन 2 एटीपी का होगा। साथ ही साथ डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होगा, तो इसके थ्रू भी कुछ एटीपी बनेगी, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। देन पायरुविक एसिड क्या होता है? पायरुविक एसिड के बाद अब इस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किस में होगा? तो इसका कन्वर्जन डायरेक्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये पायरुविक एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस में टोटल क्या हुआ? पहले हाइड्रोजन का रिलीज होगा, साथ ही साथ इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस कहेंगे। इस प्रोसेस में भी एटीपी का जनरेशन होता है। हम यहां कहते हैं कि इसमें एक में 3 होगा, क्योंकि पायरुविक एसिड दो होता है, दोनों अलग अलग एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाएगा, इसलिए यहां हम लिखे हैं 3 × 2 यानी 6 एटीपी की बात करते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ये कहां है? तो यहां से ऊपर का प्रोसेस जब कभी भी होगा तो ये हम लोग कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हम लोग कहेंगे किस में हो रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। हम इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिस प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे वो क्या है? तो क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और इसी को हम टीसीएस साइकिल भी बोलते हैं या इसी को साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इस साइट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, तो अभी हम बताया आपको 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो अलग अलग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलेगा जो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल है और इसके साथ ये फॉर्म करता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड डिफरेंट पाथ स्टेप से होता हुआ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और फाइनली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में करेगा। फिर कोई एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा इस पाथ से, तो ये इसके साथ मिक्स करेगा, फिर साइट्रिक एसिड बनाएगा, फिर सेम पाथवे चलेगा। इसको हैंस एडोल्फ क्रेब्स डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के रिगार्ड में इसे क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। चूंकि साइट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए इसे टीसीएस साइकिल कहा जाता है या साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इस पूरे साइकिल में 12 एटीपी का जनरेशन होता है। ये 12 एटीपी और साथ साथ हम ये बोलते हैं कि यहाँ वाला जो था अभी आपको बताए थे, ये जो पॉइंट है जहां हाइड्रोजन रिलीज होगा तो नेचुरली एटीपी 3 एटीपी यहां भी बनेगा। चूंकि 2 बार होगा प्रोसेस, तो इसलिए 3 × 2 की बात करेंगे तो हम यहाँ एक बार में लिखते हैं 12 + 3 15। चूंकि ये प्रोसेस दोनों 2 बार होगा तो 15 × 2 = कितना हो गया 30। अब यहाँ हम काउंट करिए आप टोटल इस तरह से, यहाँ 30 एटीपी, ठीक है, यहाँ 2 एटीपी, यहाँ 6 एटीपी, इस तरह से 38 एटीपी की बात हम करते हैं। ये पूरे प्रोसेस में यानी एक एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से हम 38 एटीपी पूरा ऑक्सीडेशन के बाद पाते हैं, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें केवल 2 एटीपी का मिलता है। ये डिफरेंस है इस दोनों के केस में।